दोस्तों, पैसे कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है कि पैसे को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनकी खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गवा देते हैं। जैसे कि अमीर होने का शौक करना, फालतू में गैर जिम्मेदारी तरीके से पैसा खर्च करना, और इसका नतीजा यह निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंकरप्ट यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीजन यह है कि ऐसे लोग पैसों की वैल्यू को नहीं समझते और वह अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरीज को समझते हैं, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। मॉर्गन हाउसल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी है। यह बुक हमें केवल द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसा कैसे जोड़ना सीखे, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। लेसन नंबर फर्स्ट, डोंट वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद मत करो। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। उत्तर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली थी, लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। उत्तर मॉर्गन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्कों को समुद्र में फेंकता है और गेम खेलता है, कौन गोल्ड कॉइन्स कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकरप्ट बना देता है। उत्तर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गांव के एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्ष तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्ष तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश, न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें से 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसा लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब उत्तर मॉर्गन हाउसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसे कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंकरप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। लेसन नंबर 2, नो वन इज क्रेजी, कोई भी मूर्ख नहीं है। उत्तर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं है। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपए भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों का इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियां और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं करते हैं, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक सपना है। उत्तर मॉर्गन इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल सीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है।
ऐसा हो सकता है कि फैसले मैं लूं वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप ले वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसों को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। नंबर 3, लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क के बारे में ऑथर मॉर्गन का कहना है कि लक एंड रिस्क दोनों क्लोज हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर ही निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जिसका वर्णन मॉर्गन ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेकसाइड स्कूल में पढ़ा करते थे फाइनेंशियल मजबूत थे, उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से एक लक था। बिल गेट्स अपनी स्कूली दोस्त केंट इवेंस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन लक एंड रिस्क को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनके लक का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे लक के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका एफर्ट, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना। लेसन नंबर 4, नेवर एनफ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्स के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 1 घंटे में 50,000 रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे, वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन स्केज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गया और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वह बोर्ड मीटिंग में मिली सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं है, एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा न करके पैसे से ज्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर ओडी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। लेसन नंबर 5, मनी कंपाउंडिंग। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय में उनकी नेटवर्थ $86.5 बिलियन है। इसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन रिटायरमेंट यानी कि 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर है, लेकिन उनके जीवन से ये सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बफेट उस समय $9.3 मिलियन के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। लेसन नंबर 6, गेटिंग रिच स्टेइंग रिच। अमीर बनना और अमीर बने रहना। ऑथर मॉर्गन अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहना के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के बाद कुछ दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के साथ ही ब्रोक हो गए। वह अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके, इसलिए अपने करियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सके।
इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वे लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वह लोग फेल हो गए। सो गाइज, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन हिंदी से हमें सीखने को मिलता है कि अमीर बनने के लिए अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, पैसों की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखिए, हम्बल बने रहे। दोस्तों, ये थी ऑथर मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स, धन संपत्ति का मनोविज्ञान का बुक समरीज। आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरीज कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं।